नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ते हैं नाटक लिखने का व्याकरण। अभिव्यक्ति और माध्यम में नाटक के तत्वों पर प्रश्न पूछे गए हैं और उसी पर आधारित है ये पाठ, नाटक लिखने का व्याकरण। इस पाठ में हम जो मुख्य बातें पढ़ेंगे वो है नाटक का अन्य विधाओं से क्या संबंध है, नाटक में समय का बंधन क्या होता है, नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, नाटक के विषय क्या हो सकते हैं, नाटक में स्वीकार अस्वीकार की अवधारणा क्या है और नाटक की शिल्प संरचना। तो आइए पढ़ते हैं नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक एक विशिष्ट विधा है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि बाकी जो अन्य विधाएं होती हैं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास, उनकी तरह नाटक भी एक साहित्य ही है, परंतु फिर भी इसकी रचना में अंतर है। क्या अंतर है? इसलिए कि नाटक अपने लिखित स्वरूप में एक आयामी होता है और मंचन से इसकी पूर्णता प्राप्त होती है। पठन और श्रवण के साथ दृश्यांकन इसे विशिष्ट बनाता है, यानी नाटक देखने के लिए बनाया जाता है, तो उसका लिखना केवल एक आयाम है और वो पूर्ण तब होता है जब उसका मंचन किया जाए। और उसके लिए रंगमंच की परंपराएं बनाई गई हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं कि प्राचीन काल से एक ऐसा संसार हमको देखने में आता है जिसमें मंच पर जो कला प्रदर्शित की जाती थी, चारों ओर दर्शक, दीर्घा में दर्शक बैठकर उसे आँखों से देखते थे, और जो साहित्य उसके लिए रचा जाता था वह कहलाता है नाटक। नाटक एक विशिष्ट विधा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शेष सभी विधाएं जो दृश्य काव्य में नहीं सम्मिलित होती, उन्हें सुना जाता है, वाचन करके, पठन करके उनका आनंद लिया जा सकता है, परंतु नाटक की विधा में लेखन केवल एक आयामी है। उसके शेष आयाम तो उसके दृश्य पटल पर आने के बाद ही, रंगमंच पर प्रस्तुत होने के बाद ही आनंद देते हैं। अतः जहाँ कविता और कहानी श्रव्य काव्य है, वही नाटक और एकांकी लेखन दृश्यता के लिए जाने जाते हैं और इसलिए वो दृश्य काव्य है। नाटक एक विशिष्ट विधा इसलिए भी है क्योंकि उसमें समय का बंधन है। समय का यह बंधन नाटक की रचना को के निर्मिति पर अपना पूरा असर डालता है, क्योंकि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को याद रखना पड़ता है, वो है समय का बंधन। तो शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाटक को पूरा किया जाता है। नाटक चाहे भूतकाल का हो अथवा किसी भविष्यकाल से उठाया गया हो, परंतु वो घटित तो वर्तमान काल में ही होता है। तो उसके भूतकाल या भविष्यकाल से उठाए गए विषय पर भी वर्तमान में ही दृश्य हम देखते हैं, इसलिए नाटक में समय का बंधन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसे हमारी आंखों के सामने घटित होना पड़ता है और वो घटन तो वर्तमान काल में ही हो सकता है। इसलिए नाटक की लेखन शैली पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाटक के तत्व हमने देखा है कि अभिनय जो मंच पर किया जाता है, जो दृश्य काव्य है, दृश्य विधा है, उसके लिए लेखन में कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं जिसके द्वारा मंचन को सुंदर और कलाकृतिपूर्ण प्रदर्शित किया जाए। तो साहित्य की वो सारी सावधानियां जो दृश्य काव्य के लिए होती हैं, नाटक के तत्व कहलाते हैं। तो आइए हम इसे विस्तार में पढ़ते हैं, नाटक के तत्व। तो देखिए, नाटक में शब्द का बड़ा महत्व है। जैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए शब्द की आवश्यकता है, ये सही बात है, लेकिन नाट्यशास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द होते हैं। यानी नाटक में संवाद होते हैं और संवाद को बोला जा रहा है, इसलिए नाटक के लेखन का तरीका जो है वो संवाद प्रिय होना चाहिए। तो शब्द की महत्ता के कारण कविता में और नाटक में दोनों में शब्द की महत्ता बहुत है, इसीलिए कविता को नाटक के ज़्यादा निकट माना गया है और नाटककार को संक्षिप्त सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना होता है जो बोले गए शब्दों से ज़्यादा ध्वनित हों। यानी ध्वनित होना यानी कम बोलने पर भी ज़्यादा समझ में आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नाटक के लिए किया जाता है। तो ये नाटक के तत्वों में शब्द का महत्वपूर्ण भाग है, ये समझाया जाता है।
फिर नाटक का कथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक दूसरा तत्व है नाटक का। कथ्य, जैसे कहानी में कथानक होता है, नाटक में कथ्य होता है। तो पहले कहानी के रूप में किसी शिल्प, फॉर्म या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। उसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना को पूरी तरह समझ और जानकारी के अनुभव के साथ उसे रखना होता है। तो घटनाओं या स्थितियों और दृश्यों का चयन करके क्रम से, यानी एक के बाद एक संपादन करना, उनकी एडिटिंग करना, इसका जो कौशल, इसका शिल्प, इसका स्ट्रक्चरल ब्यूटी जिस नाटककार के पास होती है वही असली नाटककार होता है। तो नाटक एक कला है जिसमें हमको दृश्यों का चयन करके क्रम से संपादन करने का कार्य आना चाहिए। इसीलिए कहा गया है नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है और फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना पड़ता है। नाटक का एक अन्य तत्व कहलाता है नाटक का संवाद। हम सभी जानते हैं कि ये वाचिक परंपरा से आता है। तो वाचिक परंपरा में किसका महत्व है? संवादों का, क्योंकि किसी भी अन्य विधा से अधिक नाटक में संवादों का बड़ा महत्व है। पात्र जो रंगमंच पर बोलेगा वो संवाद ही नाटक के प्राण है। इसलिए नाटक में कथित संवादों से अधिक अनकहे संवाद और सब टेक्स्ट का भी बड़ा महत्व होता है। क्यों है? क्योंकि कहे गए से ज़्यादा वो जो अभिनय कर रहा है, वो जो चेहरे से बता रहा है, उसकी भाव भंगिमाएँ जो बता रही हैं, जो पीछे का पार्श्व संगीत यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बता रहा है, जो भावों से समझाया जा रहा है, वह नाटक का मूल है। इसलिए संवादों से कहीं अधिक अनकहे संवादों का महत्व वहाँ पर होता है। तो एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाता है, यानी वो एक स्वयं जीवंत माध्यम है। अतः पात्र चरित्र के अनुकूल ही लिखे जाते हैं संवाद, और फिर उन संवादों को आपसी बहस से घटनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये नाटक में संवाद के महत्व को दर्शाता है। फिर आता है नाटक के तत्वों में नाटक के पात्र। पात्र जीतते जागते और बोलते हुए रंगमंच पर प्रस्तुत होते हैं। कहानी की तरह शाब्दिक चरित्र नहीं होते। नाटक के पात्र तो सरल और स्पष्ट सामने खड़े हुए आंखों देखे पात्र होते हैं। इसलिए उनका जो स्वभाव है, उनका जो परिवेश है, उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है कि जब नाटक के संवाद बोले जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, कल्पना में उनका चित्र बन जाता है। तो वो जो लेखक ने मेहनत की है जिससे आपके मन मस्तिष्क में, कल्पनाओं में वो पात्र उतर रहा है, वो दृश्य शब्दावली ही नाटक के पात्रों के प्राण होते हैं। वो होती है अनुकूल भाषा। यानी नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर होता है। यानी जितना जो बोला जा रहा है उस बोलने में, अब ये स्वीकार और अस्वीकार क्या है? देखिए, कभी भी यथास्थिति को स्वीकार घटनाओं में नहीं किया जाता। उस यथास्थिति के विरोध में एक बात कही जाती है। जो हो रहा है वो कहानी के, कथा के, नाटक के पात्रों को मान्य नहीं है। जो हो रहा है वो उसका विरोध कर रहे हैं या उसके विरुद्ध क्रांति कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन चाह रहे हैं। ये जो अस्वीकार है ये नाटक है। तो इसी अस्वीकार को नाटक और रंगमंच जैसी विधा में ये मूल अंग है उसका, उसे ही स्वीकार किया जाता है। उसके भीतर से ही नाटक का सृजन होता है। नाटक के शिल्प का विकास, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि नाटक को हम एक तरह से कई भेदों के रूप में जान सकते हैं। जैसे भारत में शास्त्रीय नाटक बहुत पुराने थे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसी कथा है जिसमें भरत और शकुंतला की कहानी है। रामचरित्र, श्री राम के चरित्र की कहानी है। मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी आपने सुनी होगी, ये कहानी है। ये हमारे पारंपरिक नाटक है, इन्हें शास्त्रीय नाटक कहा जाता है। तो नाटक का विषय यहाँ से आता है। या फिर लोक नाटक होते हैं जो मौखिक संरचना होते हैं, मुख से उसी समय बोलकर उस नाटक को अभिनय के द्वारा और पात्रों के तुरंत संवाद कथन के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मौखिक रचना प्रक्रिया है नाटक की। फिर पारसी नाटक होते हैं जो गीत, संगीत, शेरो शायरी और अतिरंजित संवादों से सजे हुए नाटक होते हैं। फिर एक यथार्थवादी नाटक है जो गद्य पर आश्रित है, जो साहित्यिक शैली में लिखा जाता है और जो वास्तविकता है उसे व्यक्त कर दिया जाता है। फिर एक नुक्कड़ नाटक है जिसे जन जागृति से जुड़ा हुआ हम कहते हैं, क्योंकि मोहल्लों, चौराहों पर और सामूहिकता वाले जगहों पे, बाग बगीचों पे जहाँ
जनता की उपस्थिति होती है, उनके बीच जाकर इसे प्रस्तुत किया जाता है। उसमें मंच जैसा कुछ नहीं होता, वह खुला हुआ मंच है एक तरह से, जो चारों ओर से जिसमें दर्शक हैं और व्यक्ति को घूम घूम कर दोहरा कर अपने संवादों को, अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाना होता है। तो नुक्कड़ नाटक एक अनूठी विधा है। इस तरह नाटक जो है उसमें हमने देखा कि कई तरह के उसमें तत्व भी समाये हैं, उसमें विषय भी समाये हैं और उसका लेखन एक अनूठी प्रस्तुति कहलाता है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें इस प्रस्तुति के द्वारा हमें सोचने पर जो विवश करती हैं। पहली बात ये कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ एक बात रखी जा रही है कि कहानी जो उठाई गई है नाटक की, वो या तो किसी भूतकाल की घटना से उठा ली गई है या भविष्य से संबंधित किसी कल्पना से उठा ली गई है, परंतु वह रंगमंच पर मंचित किया जा रहा है, यानी रंगमंच पर वही काल चल रहा है जो काल उस नाटक का है, यानी वर्तमान काल। तो तब भी वर्तमान काल में नाटक को घटित होना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि नाटक एक दृश्य काव्य है और इसमें एक ऐसी विधा है जो वर्तमान काल में ही घटित होती है, और इसीलिए नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है, क्योंकि नाटक एक दृश्य काव्य है। फिर देखिए, संवाद चाहे कितने भी तत्सम हों और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में, यानी दर्शक तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आप समझिए, संवाद कितने भी तत्सम हो क्लिष्ट भाषा में लिखे हो, यानी तत्सम भाषा माने संस्कृतनिष्ठ भाषा, वो शब्द जो हिंदी में संस्कृत से आए हैं, कठिन जान पड़ते हैं, ऐसे शब्दों में लिखी गई जो नाटक शैली है वो जनरली सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो शास्त्रीय नाटक हैं उनके विषय जब उठाए जाते हैं तो तत्कालीन समाज में जिस तरह से भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में संवाद होते हैं। जैसे हमने रामायण और महाभारत के पात्रों को शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्दावली में क्लिष्ट भाषा में बात करते हुए देखा है, परंतु क्या हमें वो भाषा के संप्रेषण में कोई कठिनाई आई? क्या हम तक संदेश नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है। तो हम इसके पक्ष में अपनी सहमति दे सकते हैं, क्योंकि संवाद चाहे कितने भी तत्सम हों, क्लिष्ट हों, चाहे जो हो, परंतु स्थिति और परिवेश की ये मांग है कि उन्हें वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन समाज में उसे इसी तरह बोला जाता था, या फिर वो जो पात्र है वो उस संवाद को उसी तरह कहता, तो हमें उसी तरह कहना होगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दर्शक बल्कि उससे एकाकार तभी होगा जब वर्तमान में भी उसी परिवेश और उसी परिस्थिति को दर्शाया जाएगा। इसलिए ये नाटक की आवश्यक मांग है कि संवाद उसके चाहे कितने भी तत्सम हों, क्लिष्ट हों, परंतु उन्हें दर्शक समझता है, क्योंकि वो तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप को पाता है, वो महसूस कर पाता है कि देशकाल और परिस्थितियाँ किस समय की है, नाटक किस समय अनुभूत हो रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नाटक की जो विधा है बहुत निराली है। धन्यवाद आप सभी का। मैं आरती दुबे नाटक के व्याकरण को लेकर आपके बीच। धन्यवाद।